बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों के साथ और सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी और हम आज बात करेंगे मौसम की सूरत हाल पर। सबसे पहले कल रात मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश भी हुई, आंधी चलती रही, मौसम खुशगवार हो गया और आज उसका नतीजा ये है कि दर्जा हरारत कंपैरेटिवली कम है। जुमा भी है, जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और सुबह दर्जा हरारत की बात करें तो 6 बजे दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 32 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 38 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे के करीब दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 39 और 9 बजे 34 डिग्री सेंटीग्रेड। जी तो मौसम की सूरत हाल के बाद आज की टॉप स्टोरीज पर चलते हैं और डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी। सुंदर में कोल्ड स्टोरेज पर छापा, महीनों पुराने 93,000 किलो पाए, गुर्दे और इस तरह की चीजें जो हैं वो बरामद कर ली गई। दूसरी टॉप स्टोरी, हर यूनियन काउंसिल में बॉयज और गर्ल्स के हाई स्कूल्स बनाने का फैसला कर लिया गया। यूथ इंटर्नशिप की जगह ई रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू और डॉल्फिन एहलकारों पर भी करप्शन का रंग चढ़ गया, 4 गिरफ्तार। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स दुरे नायाब और अकमल सोमरू। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। और आजकल जो है वो बहुत छापे मारे जा रहे हैं, कहीं जाली अद्वियात बन रही हैं तो वहाँ छापे मारे हैं। फूड अथॉरिटी काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है। अब कल सुंदर में कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा जिसमें जानवरों के अज़ा महीनों पुराने वहाँ पर पड़े हुए थे जिनको बरामद कर लिया। अच्छा सिमल, एक तो ये है कि कोल्ड स्टोरेज का बुनियादी मकसद ये होता है कि आप ख़ास तौर पर जो गोश्त है उसको उन कोल्ड स्टोरेज में आप प्रिजर्व करते हैं ख़ास टेम्परेचर पर जाकर। अब ये दो स्टोरीज़ हैं इस लीड स्टोरी में हमारे पास। एक तो ये है कि वो 93,000 किलो जो है किलोग्राम जिसमें पाए हैं और दीगर अशियाँ वो शामिल हैं। और इसके साथ दूसरी स्टोरी ये है कि सगियाँ पुल से अंदर जब आप लाहौर में दाखिल हो रहे होते हैं तो 7 मन के करीब जो है 7 मन के करीब एक मुर्दा गोश्त जो है वो पकड़ा गया। अब 7 मन जो मुर्दा गोश्त पकड़ा गया इस पर तो बहस की जा सकती है कि ऑब्वियसली ये मुजरे सेहत होता है और उसके बाद ये लाखिर जानवरों का गोश्त है जो इस लाहौर शहर में आकर फ़रोख्त किया जाता है। अभी जो 93,000 किलोग्राम के ये पाए और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं इनको पकड़ना, अब इस पर बहुत सारे अफराद के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब जो आयशा मुमताज़ ने कल बयान भी दिया और उसमें वजाहत पेश की कि ये वो गोश्त है जो लाहौर के जो मशहूर खाने की जगह हैं वहाँ पर जो है वो फ़रोख्त किया जाता है, या इसी तरह पाए जो हैं ये लाहौरिये बड़े शौक़ से खाते हैं और ये कई कई महीने फ्रीज़ किए जाते हैं, इसलिए इससे शहरे बीमार होते हैं। अब यहाँ पर या तो कोल्ड स्टोरेज ख़त्म कर दिए जाएँ या फिर वहाँ से पकड़े जाने वाले गोश्त को पहले आप टेस्ट करें, वहां से पकड़े जाने वाली इन चीजों को पहले आप टेस्ट कर लें, आप लेबोरेटरी में ले जाएं। लेकिन उसका भी तो एक एसओपी होगा ना कि कोल्ड स्टोरेज में आप कितना पुराना सामान रख सकते हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप साल हर साल पुरानी चीजें जो है वो वहां स्टोर कर सकते हो। साल हो नहीं सकती, वो है इम्पॉसिबल। देखें दूसरी चीज ये कोल्ड स्टोरेज है, ये कोल्ड स्टोरेज जो है, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे थोड़ा चेंज है कि ये गेम ऑफ फेम है, गेम ऑफ फेम है और सिर्फ फेम कमाने के लिए यहाँ पे किया जाता है। इनके पास मैकेनिज्म नहीं है, इनके पास दूध का इवन एलआर नापने का भी तरीका है वो भी बोसीदा है, वो भी इनके पास जदीद तरीका नहीं है कि दूध की उसके अंदर आप देखें कसाफत कितनी है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, ये वो लोग नहीं कर सकते। सेकेंडली हर चीज़ के लाहौरिये मर रहे हैं, लाहौरिये खा रहे हैं, लाहौरिये ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये अब हमें इसको छोड़ना चाहिए, हमें टेक्निकल तरीके से आना चाहिए। ट्रायल कोर्ट भी किसी चीज़ से बनाने का, आप ट्रायल करें एक चीज़ को, एक चीज़ को ट्रायल करके आप आते हैं, आपने ताला खोला, अंदर से स्टोर से जो निकाला गैर म्यारी और मुद्रित सेहत बयान करके अल्लाह के हफ्ते ऐसा नहीं होता। अब देखें ना, अब दूसरी बात यहाँ पर ये है, ये कोल्ड स्टोरेज में जितनी भी चीजें पड़ी थी, अब देखें ये कोल्ड स्टोरेज जिसके स्टोर में पड़ा है वो मालिक, वो उस स्टोर का मालिक है, गोश्त का मालिक नहीं है। उसने कहा है कि गोश्त तो मुख्तलिफ कंपनीज भी वहाँ रखवाती होंगी, मुख्तलिफ निजी सतह पर भी जो कारोबार करते हैं वो भी रखवाते होंगे कोल्ड स्टोरेज में। आप
उसने बयान दिया देखिए जी मेरा काम ये नहीं है, मैंने तो काम अपनी चीजें स्टोर करना है। आप उसको चेक कर लो लेबोरेटरी में जाकर, या मुतलका मालकान से पूछ लो, डेटे को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप उस चीज को चेक कर सकते हैं। अब देखें ये इतने बड़े पैमाने पर गोश्त पकड़ा जाना और फिर उसको अक्रॉस द बोर्ड आप उसको मुजरे सेहत करार दे दें, लाहौर में लोग खाते हैं शौक से, आप उनको अनसर्टेनिटी में डाल रहे हैं। आप इसका मतलब फिर तो ये सिलसिला काफी अरसे से चला आ रहा है। और लेकिन जब भी छापे मारे जाते हैं सबूत के साथ तो बात की जाती है ना। वहाँ पर जिस भी रेस्टोरेंट पे ये गए हैं फूड अथॉरिटी वाले, गंदगी का भरमार नजर आया है। देखिए वो चीज जेन्युइन है, उसको पकड़ें, उस पर कार्रवाई करें, उस पर हम भी साथ हैं। लेकिन ये जो अब इसमें भी देखें 2 स्टोरीज है ना, सातमन का जो गोश्त है उस पर तो ठीक है जी, वो लागर गोश्त है, मुर्दा जानवरों का गोश्त है, और वो गोश्त जो है वो मुजरे सेहत है, उस पर समझ आती है। बगैर फ्रीजर के लाया जा रहा था, ओपन पड़ा था, बहुत सारे इश्यूज है वो उसमें हो सकता है। बट कोल्ड स्टोरेज, पूरी दुनिया में कोल्ड स्टोरेज है। अच्छा चले कोल्ड स्टोरेज में रखने वाले गोश्त पर इतराज है, फिर कोल्ड स्टोरेज पर भी इतराज होना चाहिए। अच्छा यहाँ मेरा भी पॉइंट है कि पूरा आप नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स देख रहे हैं जो लाहौर में सील पैकिंग में गोश्त ला रहे हैं, वो कोई फ्रेश नहीं करते, उनके सारे कोल्ड स्टोरेज हैं, और वो कोल्ड स्टोरेज से लाते हैं। उनके एक एसओपी है कि कोल्ड स्टोरेज में उनका गोश्त आएगा और एक खास दिनों तक उसको फ्रीज करके उसके बाद उसको पैकेटों में बंद करके, बॉक्सेस में बंद करके मार्केट में सप्लाई किया जाएगा। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता, लेकिन मेरी आंखों देखी ये बात है कि तमाम ब्रांड्स के इसी तरह के एसओपी से चलते हैं। लेकिन आप किसी एक को लेके चला कि भाई इसके मुजरे सेहत है, मौके पे जाना, ये बड़ा हैरेसमेंट का एक मसला है, और इससे इतना ज्यादा सेंसेशनलिज्म फैल जाता है शहर में कि लोग तो खाना पीना सब कुछ छोड़ देंगे कि जी जो कुछ आ रहा है लाहौर में, जो कुछ आ रहा है वो इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि मतलब प्योरिटी चल रही है, चीजें जो है वो बेहतर तरीके से मैकेनिज्म। मेरा नुक्ता नजर ये नहीं है कि ये सारा गलत है या सारा सही है, सिर्फ तरीकाकार पर इख्तलाफ है। आप एक चीज स्टोर खोला है आपने, आप अंदर गए और वो कितने टेम्परेचर पर है, आप कहें अच्छा जी ये स्टोर में पड़ा है, यहाँ से हम रैंडमली सैंपल्स कलेक्ट करके जा रहे हैं और हम इसको टेस्ट करेंगे और उसकी बुनियाद पर एक रिपोर्ट आएगी, हम फिर स्टेटमेंट जारी। मतलब आपको इतनी क्या जल्दी पड़ी है? क्या आप इस बुनियाद पर वो दुल्हन है, आप जैसे कह रहे हैं कि आप शोहरत हासिल करना चाह रहे हैं, देखिए शोहरत के साथ साथ उसका जो नेगेटिव लेकिन कुछ चीजें ऑब्वियस भी तो होती है ना। आपको कलर से पता लग जाता है, आपको स्मेल से पता लग जाता है, आपको रखने के तरीके कार पे भी तो एतराज है ना। अगर खून में लथड़े हुए वो चीजें वहां पड़ी हैं तो वो हेल्दी तो ना हो। बात सुना ना, देखें आप उसको महज देख कर कैसे जज कर, फिर लेबोरेटरीज बंद करते हैं। देखिए फिर जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनको तो मैं सोमो की बात की, मैं तस्दीक छोटी सी बात से कर देता हूँ। बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स, बड़े बड़े फूड चेन्स, आपके जंक फूड्स के चेन्स बंद हुई, उनको जब ट्रायल में लेके जाया गया, क्या किया उनके खिलाफ? आप साबित नहीं कर सके। ऐसे केसेस भी तो सामने आते हैं ना, फिर वो शर्मिंदगी का बायस बनते हैं इदारों के लिए भी, हमारे लिए भी। तो इस शर्मिंदगी से बचना चाहिए। लेकिन उन बड़े बड़े फूड चेन्स में और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जो कैमरे की आंख ने कैप्चर किया, जो गंदगियां वहां पर नजर आई, मैं मिसाल नहीं लेना चाह रही, नहीं गंदगी। अच्छा इसका मतलब है कि गंदगी अगर किचन में मौजूद है और नाकिस तरीके से खाना बनाया जा रहा है तो वहां पर पहले आप इंतजार करेंगे खाने का सैंपल लेबोरेटरी लेकर जाएं। डिफरेंट चीज है। देखिए ये ऑल टुगेदर हम इसकी बात कर रहे हैं। हम फर्ज करें बेवरेजेस के जो कोल्ड स्टोर्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, उनके स्टोर्स की तरफ जा रहे हैं। हम बात करें हाई लेवल की स्टेज, हम छोटी मोटी बात नहीं करें। डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉब्लम। आप जो बात करें ना रेस्टोरेंट्स में जो इश्यूज हैं, किचन में इश्यूज हैं, वहाँ पर सफाई के, वो ठीक है, वो आप उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर ऑब्वियसली वो होती है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। बट ये डिफरेंट चीज है, इसके लिए आपको टाइम चाहिए, आप थोड़ा वेट करें। इतनी असल बसल की क्या जरूरत है? आप इतनी बड़ी मिकदार में गोश्त को उठा के आप जाया कर दें। नहीं ये एक तरीके का बिल्कुल ठीक है कि कम से कम आप उसको लेबोरेटरी चेक तो कराएं ताकि आप ऑथेंटिक तरीके से बात कर सकें। कैमरा साथ ले जाएं, आप वहां पर एक दुकान खोलें, एक स्टोर खोलें और उसमें देखें जी ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये देखो जी ये पड़ा है, ये पड़ा है, 2 सैंपल उठा के आप दिखा दें जी ऐसा। और दूसरी बात, आपने साइंसी दौर में रहते पिछले दिनों देखा होगा कि बहुत सारा दूध जो है वो बहा दिया गया लाहौर कैनाल में। ठीक है, अब होता क्या है कि आपने टैंकर पकड़ा और आपने देखा जी दूध तो ठीक नहीं लग रहा, बहा दो। इस तरह नहीं होता। इसका LR होता है, एक LR 13 से 15 होना चाहिए, टेस्ट होता है, चेक होता है, फिर आप कहते हैं कि दूध के अंदर ये अज्जाए खालिस नहीं है और अब ये दूध पीने के काबिल नहीं रहा, और उस टेस्ट और प्रोसेस को बड़ा टाइम लगता है। तो मौके पे बहा देना, अल्लाह का ये भी एक नूर है, इसको ज़ाया करना। हम थोड़ा इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं कि हमें सॉलिड फुटिंग के साथ आना चाहिए ताकि हम किसी भी कोर्ट में चैलेंज कर सके और बात जो है वो पूरी ऑथेंटिक तरीके से हो सके। नाज़रीन मजीद खबरें हम डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर डिस्कस करेंगे। हर यूनियन काउंसिल में बॉयज़ और गर्ल्स हाई स्कूल बनाने का फैसला किया गया है एंड आई थिंक ये एक अच्छा इकदाम है।
स्कूल ज़्यादा होंगे, लेकिन स्कूल ज़्यादा होंगे तो फैसिलिटीज़ किस तरह पूरी करेंगे? ये अकमल आप मुस्कुरा रहे हैं, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? एक्सपर्ट ओपिनियन ऐसा नहीं है, देखें ऐसा नहीं है। वो तो मुझे पता था ऐसा नहीं होगा, लेकिन है कैसा? मैं बताऊं, ये कोई नए स्कूल नहीं बनेंगे। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि हर यूनियन काउंसिल की सतह पर हाई स्कूल चाहे गर्ल्स और बॉयज़ जो है वो नए नहीं बनेंगे। पहले से जो स्कूल मौजूद हैं, अभी एक नया मंसूबा है कि जहाँ पर पेफ को, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को वो तमाम स्कूल्स दिए गए जिनके नताइज नाकिस थे और जहाँ पर एनरोलमेंट के इश्यूज थे, और उनको आपने एनजीओज के और प्राइवेट इदारों के हवाले कर दिया। अब ये एक नया मंसूबा लॉन्च कर रहे हैं। मैंने मुतअद्दिद बार प्रोग्राम्स में कहा है कि बुनियादी तौर पर जो इस वक्त पूरे सूबे में, अगर लाहौर समेत पूरे सूबे की बात करें, जो इस वक्त 52,000 के करीब सरकारी स्कूल्स हैं, हुकूमत का ये हदफ है इसको हाफ कर दें आप, कम से कम 20 से 25,000 हुकूमत के पास होने चाहिए, बाकी सारे प्राइवेटाइज कर दें। अब उसके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। अब हर यूनियन काउंसिल में पहली बात तो ये है कि हाई स्कूल मौजूद नहीं है, वहां पर प्राइमरी स्कूल्स मौजूद हैं या मिडिल स्कूल्स मौजूद हैं। वो कह रहे हैं हम इन मिडिल स्कूल को या प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करेंगे। अच्छा, जब आप प्राइमरी स्कूल को या मिडिल स्कूल को अपग्रेड करेंगे तो आप प्राइमरी स्कूल कहाँ जाएगा? स्कूल्स को आप अपग्रेड करके एक हाई स्कूल बनाना चाह रहे हैं और वो आप बरह रास्त फिर हवाले कर देंगे पेफ के कि अब इसको पेफ चलाए, यानी कि अब इसको महकमा स्कूल एजुकेशन या हुकूमत की बरह रास्त सरपरस्ती उस तरह से नहीं होगी। पेफ ने आगे किसी प्राइवेट इदारे को दे देना, एनजीओ को दे देना, ये किसी के भी हवाले कर देंगे। अब बुनियादी तौर पर यूनियन काउंसिल्स की सतह पर जो जरूरत होती है वो होती है प्राइमरी स्कूल्स की, और हाई स्कूल्स तो यूनियन काउंसिल्स की सतह पर हर यूनियन काउंसिल में हो भी नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह कॉलेजेस हर यूनियन काउंसिल में नहीं होते, उसका एक फार्मूला है कि 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो है कॉलेज का होना बड़ा जरूरी है, फिर अगले 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर। इसी तरह हाई स्कूल्स भी ऐसे ही होते हैं। हाई स्कूल्स के लिए आपको बड़ी स्पेस चाहिए होती है, ग्राउंड्स चाहिए होते हैं, जो गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग हाई स्कूल का जो सेटअप है। अब अगर आप प्राइमरी स्कूल को, मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल का स्टेटस देंगे तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ जाएगी? प्राइमरी एजुकेशन के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर पहले भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, और वो क्वेश्चन मार्क्स इसलिए हैं कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। दूसरा, अब आप ये मंसूबा लॉन्च करने जा रहे हैं, इसकी कोई फिजिबिलिटी तैयार नहीं की, इस पर कोई वर्किंग नहीं हुई, कोई सर्वे नहीं हुआ। क्या यूनियन काउंसिल की सतह पर हाई स्कूल्स की जरूरत है भी या नहीं? क्या वहां पर इतने बच्चे मौजूद हैं? किसी आपने 15 यूनियन काउंसिल, 20 बड़ी यूनियन काउंसिल का आपने सर्वे किया हो कि इस यूनियन काउंसिल में इतने बच्चे हैं जिनको हाई स्कूल की जरूरत है, जो मैट्रिक में पढ़ते हैं या 8th 9th में हैं, उनके लिए आप एक स्कूल बनाएं स्पेसिफिक। अब बगैर सर्वे किए जब आप इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं तो वो फिर फ्लॉप होते हैं, उससे मसाइल पैदा होते हैं। और फिर इतने ज्यादा हाई स्कूल्स की क्या जरूरत है कि हर यूनियन काउंसिल में आप एक अकमल ने जो बात की ना, बुनियादी तौर पर बड़ी एक सॉलिड बात की है कि मुझे वैसे ये लगा था कि शायद कोई नया मंसूबा बनाया जा रहा है कि नए स्कूल आपकी दर्जाबंदी बहुत मैटर करती है, और दर्जाबंदी किन चीजों पे होती है वो आपके पास देखें, लेबॉर्ट्रीज हो, आपके पास तजुर्बाती सारी चीजें हों, आपके पास इसकी ग्राउंड्स हों, आपके बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं खुद ये स्टोरी पढ़ के हैरान हुआ था कि लाहौर की 272 के करीब यूनियन काउंसिल है, कहाँ से हम जगह लाएंगे? ना वहाँ पे जगह है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास पैसे हैं इवन के। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बल्दियाती जो नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं उनको 1 करोड़ दे के चलो कोई बात नहीं कि जी आप काम तो शुरू करें ना। तो जो बुनियादी सहूलियात होती हैं उसमें सेहत तालीम होती है, जिसमें बेसिक हेल्थ यूनिट्स भी हैं, वो बहुत प्राइमरी लेवल पे होते हैं। और ये बात ठीक है कि आप उनको अपग्रेड करके बाकी बुनियादी सहूलतों से भी लोग चले जाते हैं। कल को वो कहेंगे कि यार एक बेसिक हेल्थ यूनिट था, वहाँ पे हमें पैराडोल की गोली तो मिल जाती थी, आज यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर मिल गया है तो हमें तो पैराडोल की गोली से भी चले गए हैं। तो ये चीजें जो है वो बराबर अपग्रेडेशन नहीं बल्कि एक जामे मनसूबाबंदी के साथ। बल्कि इनको चाहिए तो ये था ना कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, क्योंकि अब हेल्थ और एजुकेशन जो है वो बराह रास्त लोकल गवर्नमेंट के अंडर जा रहा है, जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको आप टारगेट्स दें, हिदायत दें कि आपकी यूनियन काउंसिल्स के अंदर जो स्कूल्स मौजूद हैं उनकी आपने बराह रास्त निगरानी करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, पॉइंट आउट करना है कि यहाँ पर किन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। अब देखें ना, एक यूनियन काउंसिल के अंदर अगर स्कूल मौजूद है और स्कूल के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है, आप क्या करेंगे? अब बैठ नहीं सकते, फर्नीचर नहीं है, पीने को पानी नहीं है। मैंने एक स्टोरी ये थी कि लाहौर के अंदर इस वक्त सरकारी दादाशुमार के मुताबिक 68 के करीब ऐसे सरकारी स्कूल मौजूद है जहाँ पर सिर्फ एक टीचर है। ये प्राइमरी स्कूल है, यानी कि वहाँ पर पहली जमात भी है, दूसरी, तीसरी, बिल्कुल सही। यानी कि ये हालात बेहतर होने के बजाय मजीद खराब हो जाएंगे। ये नए स्कूल नहीं है। उसने अंग्रेजी पढ़ानी, उसने रियाजी पढ़ानी, उसने उर्दू पढ़ानी, हैरान हाल जो है वो उसकी वजह ये है कि वर्किंग नहीं है, आपने ग्रास रूट लेवल पे वर्किंग नहीं। तो फिर आप एजुकेशन को किस तरह आम करोगे? आप एनरोलमेंट को किस तरह से 100% करोगे? जनाब, हुकूमत
अहदाफ देती है ब्यूरोक्रेसी को। ब्यूरोक्रेसी हुकूमत, मैं कहता हूँ ना, ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत का आपस में गठजोड़ है। ब्यूरोक्रेसी हुकूमत को खुश करने के लिए एक ऐसा ट्विस्ट करती है प्रोग्राम के अंदर कि वो हुकूमती नुमाइंदे या हुक्मरान खुश हो जाते हैं, अच्छा ये तो बड़ा पॉपुलर होगा, अब हर यूनियन काउंसिल में हाई स्कूल बनेगा, ये तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसा थोड़ा हो जाता है, बल्ले बल्ले करानी है आपने। आप एजुकेशन का सत्यानाश इनका मेरे ख्याल से मकसद सिर्फ ये है कि पॉइंट स्कोरिंग की जाए। मैं तो हमेशा कहता हूँ ब्यूरोक्रेट्स जो है वो आला हुकूमतों के जो ओहदेदार होते हैं उनको अहमकों की जन्नत में रखने पे हमेशा से जोर देते हैं और एक्सपर्ट होते हैं, और वो ऐसे होते हैं कि वो चले भी जाते हैं, कहते हैं कि क्या बात है, सब अच्छा नजर आ रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता। ग्राउंड रियलिटीज जो है वो बहुत काउंट करती हैं, और आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा मौजूद नहीं है कि आप इतने बड़े ख्वाब दिखा के लाहौरियों को जो है ना वो शर्मिंदा तबीर इन ख्वाबों की ना दे सके। तो ये बिल्कुल इतना आसान नहीं होता। हमारे पास हर चीज नेक टू नेक हो चुकी है, लेकिन अगर हम इस तरह के स्टेप्स नहीं लेंगे, इस तरह की पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, तो फिर हम पॉइंट्स को पॉलिसी ये बनाने की जरूरत है। 2018 में इलेक्शन किस तरह विन करेंगे, पॉलिसी ये बनाने की जरूरत है सिमल कि आपको 272 यूनियन काउंसिल में हर यूनियन काउंसिल पता हो कि हमारी वहाँ पे तकरीबन अप्रोक्सीमेट शरह ख्वानदगी क्या है, वहाँ पे कितने बच्चे हैं, उनको पोलियो के टीके लगे हैं नहीं लगे, तालीम ली है कि नहीं ली। कब बना था नया स्कूल, कब बना था, कितने 12 साल हो गए हैं, लाहौर में कोई स्कूल नहीं बना, और अब तो हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी है। क्यों, वजह क्या है? अच्छा, हुकूमत ने पाबंदी इसलिए आयद की है कि स्कूलों को प्राइवेटाइज करना है ना। आप जब स्कूलों को पैफ के हवाले कर रहे हैं तो आप नए स्कूल नहीं बनाएंगे। तो आपको नहीं पता कि पैफ में ऑलरेडी कितने घपले हुए हैं और किस तरह से तहकीकात चल रही है, हुई और बोगस आपने दाखिले करके वो पैसे अपनी जेब में डाले हुए हैं। घोस्ट टीचर्स तक सामने आए, टीचर्स है नहीं, वो स्कूल्स मालकान पैसे वसूल कर रहे हैं। अब जो मजीद 4000 स्कूल जो बाकी रहते हैं जिनको प्राइवेटाइज करना है और वो एनजीओज और निजी इदारों के हवाले करना है, तो वो करना है, इसलिए उनको रिसोर्सेज चाहिए, उनको ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ साथ जो कैपिटल भी चाहिए, वो इसलिए हुकूमत ने पैसे बढ़ा दिए हैं। तो ये हुकूमत बड़े साइंटिफिक तरीके से जो है ना एजुकेशन को हाँ, ये मुतवस्सित लोग, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एजुकेशन जो है ना ये प्राइवेटाइज की जा रही है, और ये एजुकेशन प्राइवेटाइज करना ये हुकूमत के एजेंडे में है। अकमल और दुल्हन ने अब ये हर चीज की प्राइवेटाइजेशन कर दी और कंपनी बना दी, स्कूल एजुकेशन कंपनी भी बनने वाली है मेरा ख्याल है, जो हालात नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी एक और डिसअपॉइंटमेंट, एक तो आपने मुझे एजुकेशन में डिसअपॉइंट कर दिया, लेकिन एक और डिसअपॉइंटमेंट जिसमें हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं और आप लोगों ने हमेशा मुझे बोला कि इतनी उम्मीदें ना रखें, और मैं हमेशा कहती थी कि नहीं, एक नई चीज़ आ रही है, शायद कुछ बेहतरी हो, शायद कुछ ख्याल आ जाए। मैं डॉल्फिन फोर्स की बात कर रही हूँ, और कितनी इंस्पिरेशन थी ये लोगों के लिए, और किस तरह से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता था। मैं हमेशा ये बात उसकी वजह यह है जी कि जब पुरानी हांडी होगी और नया पकवान होगा तो काम तो वही होगा जो हुआ है। आप वो हंडिया चेंज करते नहीं, उसमें नई सब्जी, गोश्त और रेसिपीज चेंज करते रहते हैं, इस तरह कभी भी नहीं होता। आपको एक अच्छी प्रोडक्ट देने के लिए एक सांचा बनाना होता है, वो सांचा बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन करते हैं, नई शेप बनाते हैं, फिर आप उसमें जेली कस्टर्ड की एक नई शेप या केक की शेप निकालते हैं। तो हमारे पास तो सांचा, पुलिस और कुकिंग को क्या हमारे पास सांचा, मैं मिसाल दूं, सांचा वही है हमारे पास जिसमें ये सब कुछ निकलता है। देखें, जब वार्डन्स आए, जब ये लाहौर में जब वार्डन्स आए और अब डॉल्फिन फोर्स है या पीरू फोर्स है, अच्छा, इनके मरकज कहाँ है, ये बैठते कहाँ है? पुलिस स्टेशन जी। ये रिपोर्ट्स कहाँ करते हैं? पुलिस स्टेशन का कल्चर क्या है, थानों का कल्चर क्या है? वहां पर एक मुहर्रिर बैठा है, एक एसएचओ बैठा है, दीगर पुलिस एहलकार बैठे हैं, उनका माइंडसेट क्या है? अब उनका माइंडसेट नहीं चाहिए, ये उनके अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं। अब जब ये वहां जाके बैठते हैं, देखते हैं कि अच्छा कैसे किया जाता है, तरीके कैसे बनाए जाते हैं, कैसे सीखा जाता है, इस पूरे अमल में जो पॉजिटिव चीज़ है ना वो ये है कि जैसे ही पॉइंट आउट हुआ है इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, इनको पकड़ा गया। उससे होगा ये कि बाकी जो डॉल्फिन फोर्स के एहलकार हैं उनको एक मैसेज जाएगा। लेकिन कितनी शर्मिंदगी और शर्म की बात है। 4 दिन तो सब्र कर लेते हैं, जो है 4 दिन सब्र कर लेते हैं, ठीक है, अभी कितने फंड्स लगे हैं, कहां से आपकी ट्रेनिंग हुई है, और लोग आपको कितने अप्रिशिएट करते हैं। इसका देखें, इसका हुआ क्या, बुनियादी तौर पर ये सिस्टम है। सिस्टम को जब आप तब्दील नहीं करेंगे ना, जैसे ये हंडिया और उसकी मिसाल दे रहे हैं ना, ये बेसिकली सिस्टम है। आप उसी सिस्टम के अंदर रहते हुए नई इनोवेशंस करने की कोशिश करेंगे तो आप नताइज नहीं बरामद कर सकते। तो यही हो रहा है। आप पुलिस कल्चर को चेंज करने के लिए पुलिस सिस्टम को तब्दील करना पड़ेगा, आपको उसकी हायरार्की में तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। देखिए कहां गए डॉल्फिन के थाने, कहां गए डॉल्फिन का स्ट्रक्चर, डॉल्फिन के थाने सेपरेट होना चाहिए, कुछ नहीं बना, सेपरेट होना चाहिए था। वो जो देखते हैं वो कहते हैं कि बच्चे बड़ों से, वो कहते हैं कि बच्चे बड़ों से जो है वो सबक सीखते हैं। कोई फौजी है, वो भी तो पुलिस एहलकार ही है ना।
बस वो फौजियों ऑफिसर के अंदर रैंक तो है। दे नहीं सकते तो ना, ठीक है लेकिन ना, मतलब लेकिन मैं बात ये है कि डिसअपॉइंटमेंट जो जितने है तजुर्बे कार्रवाई हुई थी, मंशियात फरोशों से 90,000 रुपए लेकर इन्होंने उसको सामान भी वापस कर दिया, उनको सीमल, छोड़ भी दिया, उनको कहा कि आप इस इलाके में कार्रवाई कर सकते हैं। जितने ये तजुर्बे क्या मुजाहिद तरीकेकार फोर्स ने किए हैं ना, शायद ही पंजाब पुलिस में किसी ने किया हो। आपको याद होगा मुहाफिज फोर्स, मुजाहिद फोर्स, एलीट फोर्स, एलीट फोर्स, फिर वो एक और फोर्स होती थी, उसका नाम ही मुझे भूल गया है, वो चक्कर लगाती थी। पेट्रोलिंग में जितने तजुर्बे पंजाब पुलिस ने कर लिए हैं, तो मेरा ख्याल अभी किसी और मेरे ख्याल से वो एंड अप जो है वो या तो वीआईपी कल्चर पे होते हैं या फिर जो है वो इस तरह की कार्रवाइयां सामने आना शुरू हो जाती है। इस पर मजीद बात करेंगे, अगली खबर भी डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डॉल्फिन स्क्वाड की हम बात कर रहे थे। ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि पकड़ लिया उनको रिश्वत लेते हुए, करप्शन करते हुए, अब बाकियों के लिए एक मिसाल कायम होगी, लेकिन इसका कोई प्रॉपर तरीक़ेकार भी तो होना चाहिए। क्यों ये रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है? देखिए, ये हमारा समाजी मसला है, हम ना इसको किसी फ़र्द के साथ नहीं जोड़ सकते। ये मजमूई तौर पर ये रवैया है, और ये रवैया हमेशा जब इस तरह के रवैये माशरे में डेवलप होते हैं ना, तो वो हमेशा ऊपर की हायरार्की से नीचे आते हैं। तो इसको हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं, और ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसलिए है कि आपके जब ऊपर वाले लोग बैठे हैं और वो ये हरकतें कर रहे हैं, तो नीचे वाले फिर उनसे इंस्पायर होते हैं और वो कहते हैं अच्छा वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। अच्छा, फिर ये एक दूसरे को बचाते भी हैं। तो मामला ये है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक आप उस पूरे सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, उसको रिवैम्प नहीं करेंगे, आप चेंजेस नहीं ला सकते। आप महज नए आइडियाज़ को मुतारिफ कराकर आप अपनी जो रिक्वायर्ड और डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। तो अब ये मसला बेसिकली यही है, मसला है पुलिस कल्चर। अब वज़ीर आला पंजाब इसको तब्दील करने के ख्वाहिशमंद तो हैं और तकरीरों में इसका इजहार भी करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। तो ये उनको भी निशानदेही करनी चाहिए कि असल में मसाइल कहाँ पर हैं। बात फिर वहीं आगे ख़त्म हो जाती है कि चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे PSP आला पुलिस अफसरान हो, बल्ले बल्ले जो इनका एक थीम चल रहा है ना कि हर चीज़ में बल्ले बल्ले करनी है, तो वो चीज़ कभी भी आप ठीक नहीं कर सकते। मेरा इस सिस्टम कल्चर से मुराद वही हांडी थी कि इस हांडी को चेंज करें, पकवान बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन दावे तो बहुत किए जाते हैं, थाना कल्चर तब्दील कर दिया जाएगा, हमने ये कर दिया, हमने फ्रंट डेस्क जो है वो ऑफिसर बिठा दिया। आज भी आबिद चौधरी की खबर है, थानों में फ्रंट डेस्क का कयाम, एडमिन अफसरान जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात होंगे, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, चीजें ठीक की जाती हैं, लेकिन बेहतरी तो नहीं आती। ये माइनर लेवल के स्टेप्स हैं। आप माइनर लेवल के स्टेप्स आई थिंक छोटे स्टेप्स ही अगर आप लेंगे तभी पूरा नहीं होंगे ना, स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील नहीं होंगे। पीरू फोर्स छोटा स्टेप था, डॉल्फिन फोर्स छोटा स्टेप था। तो आप क्या चाहते हैं कि अरबों रुपया कहाँ पर खर्च करें? बड़े लेवल से आपकी क्या मुराद है? फिर बड़े लेवल से आपकी क्या पॉलिसी, आप डॉक्यूमेंटेशन करें, आप स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएं। जब आप स्ट्रक्चरल चेंजेस लाते हैं तो फिर आपके नताइज पता होते हैं। हम क्यों बात करते हैं कि सिस्टम कमजोर है, सिस्टम के अंदर खराबी हैं। अब सिस्टम कमजोर है, सिस्टम के अंदर खराबी हैं, आप 1861 वाला क्यों पुलिस एक्ट लेके बैठे हैं? आप क्यों नहीं चेंज करते उसको? ठीक है, आप वहां पर डीपॉलिटिसाइज करें पुलिस को। मतलब सबसे पहले तो एक दफा बहस शुरू हुई थी चंद माह पहले कि पुलिस के अंदर जो उसका पूरा सिस्टम है, चाहे प्रमोशंस का है, अपॉइंटमेंट का है, उसको जैसे मिलिट्री के अंदर सिस्टम है वैसा सिस्टम नाफिज करें और इनको सियासतदानों के असर और रसूख से बाहर निकालें। अब एक सियासतदान, एक MP, एक MNA, एक चीफ मिनिस्टर और ये सारे एक पुलिस ऑफिसर को अपने कंट्रोल में भी रखना चाहते हैं, अपने असर में भी रखना चाहते हैं और फिर उस पूरे सिस्टम को चेंज भी करना चाहते हैं। मतलब ये खुद तजाद है और इनके इस बाहमी तजाद और टकराव की वजह से जो है ये आपको चेंजेस नहीं मिलेंगी। हुकूमत की कोई कल सीधी लग रही है, हुकूमत कहीं पर कामयाब नजर आ रही है। मैं वैसे ही मतलब थाना कल्चर इस हद तक बढ़ चुका है, बातें बहुत की जाती हैं कि अपेरेंटली चेंज आ गया, लेकिन उसमें वो चेंज उस तरह से आया नहीं। अगली खबर की तरफ मैं जाना चाहूँगी। वेदर फोरकास्टिंग की गई कि इस साल जो है वो मानसून में 20% ज़ायद बारिश होगी। इसका मतलब है कि सैलाब ज़्यादा आएगा। अब बजट की अगर बात की जाए तो पिछले साल के निस्बत बजट में सैलाब रिलीफ फंड जो है वो कम रखा गया और बहुत कम रखा गया, 1 अरब 50 करोड़ रुपए के करीब। अब मुमकिन सैलाबी सूरत हाल की पेशगी इंतजाम की खुद निगरानी करूंगा। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं क्या वो प्लास्टिक के बूट पहन के पानी में जाकर खड़े हो जाएंगे लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर? आगे चलते हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने मुसलसल 2 दिन 3-3 घंटे की मीटिंग्स ली हैं। अब भाई इतनी आपको मीटिंग्स लेने की परेशानी क्या? मैं अंदर की बात आपको बताता हूँ। परेशानी ये है कि एक तो बजट कम रखा गया था पिछले साल, पूरा साल कोई काम नहीं किया गया, ना कहीं पे पुश्ते मुरम्मत किए गए, ना कहीं पे कुशादगी का अमल किया गया, ना लाहौर की अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें उनकी ड्रेनेज के सिस्टम की सफाई बेहतरीन तरीके से की गई, बल्कि ऑरेंज लाइन की नज़र में सारा ड्रेनेज सिस्टम उड़ा दिया गया। अब परेशानी तो बनती है,
कल रात वाली बारिश ने जितना परेशान कर दिया हमारे इदारों को और जितने उनके हाथ में फूल गए हैं, अगर सबसे पहले तो लेस्को का जो है वो पोल खुलकर सामने आता है, 42 फीडर स्ट्रिप कर गए, बहुत सारे खंबे जो है वो ढेर हो गए, लाहौर का पूरा कोलैप्स कर गया सिस्टम तकरीबन एक तरह से, जितनी बारिश महदूद हुई है। अभी उसके बाद वासा की कारकर्दगी आ जाती है, जहां जगह जगह जो है वो मैं वही बात करता हूँ, देखो जितना गिलास होगा पानी उसमें उतना ही आएगा। आपने ज़ेरे ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदला, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। ज़ेरे ज़मीन आप सियासत नहीं दिखा सकते अपनी कि हमने इतना पैसा ज़ेरे ज़मीन लगा दिया है। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे ये सिस्टम सारा एलिवेटेड ले जाए, गंदे नाले भी पुलों पे चल रहे हो, साफ पानी की लाइनें भी पुलों पे चल रही हो, तो इस शहर का ज़ेरे ज़मीन स्ट्रक्चर ठीक हो सकता है। अदरवाइज ऐसे परहेज करना चाहिए। यू नेवर नो कि वो प्रोग्राम देख रहे हैं और उसको अडॉप्ट करने के बारे में सोचना शुरू कर दें। आप देखें इन्होंने ये जो बयान जारी किया है कि सैलाब का जो मुमकिन क्या आता है हर साल, उसकी मैं खुद निगरानी करूंगा। ठीक है, आप करें निगरानी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए पंजाब हजारों एकड़ में तबाह बर्बाद होती हैं, उसका क्या उसका क्या इंतजाम किया गया? उस बारे में आप पहले जो इनिशियल इंतजामात हैं आप वो तो मुकम्मल कर लें, फिर आप शायद उनके बारे में भी सोच लेंगे। आपके यहाँ छोटे डैम नहीं बन रहे, आपके यहाँ पानी को स्टोर करने का कोई फार्मूला नहीं है, आप सैलाबी पानी को कैसे रोकेंगे, कोई तरीकाकार नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अकमल सोमरू और दुर्र नयाब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़न, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में, और नाज़न हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि तीन मेन चीज़ों को लेकर साथ चल रही हैं। टेफ्टा को देखते हैं, प्रेसिडेंट है टेफ्टा लाहौर के और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट है, और इसी के साथ कतार बेन यानी कि एक बिजनेस कम्युनिटी और एक जो पूरा एक नई लाहौर इंडस्ट्री के लिए जो काम करने जा रहे हैं उसकी डिटेल्स जो है वो हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद महमूद गजनवी साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, क्या हाल है? जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, टेफ्टा, लाहौर चैम्बर एंड देन कतार बेन, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, आप किस तरह टाइम मैनेज करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सीमन। बेसिकली हम कहते हैं कि हमारा तो 53-55% यूथ है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक हमारी यूथ को प्रॉपर ना तो इस्तेमाल किया गया, ना को प्रॉपर उनकी ग्रूमिंग की गई, ना उनके प्रॉपर को एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जितने भी अब ये हमारे डिफरेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के लोग लगाए हैं, जिस तरह इरफान कैसर शेख टेफ्टा के चेयरमैन लगाए हैं, और बाकी जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं वो भी सारे प्राइवेट सेक्टर से आए हैं। तो पिछले 2-3 सालों में मैं समझता हूँ कि इनकलाब आया है, जहाँ पे एजुकेशन ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी टेक्निकल एजुकेशन भी है। हम पूरी कौम को FA, BA, MA और ये प्राइवेट जो कॉलेजेस से जाके जो बच्चे हमारे आने वाली नस्ल है वो MBA तो कर रहे हैं, BBA तो कर रहे हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उनमें इतनी कॉम्पिटेंसी भी नहीं होती कि वो एक लाइन भी लिख सकें। तो हमारा ये एम है कि वो लोग जो कि पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हैं वो बेसिक एजुकेशन के बाद वो टेक्निकल एजुकेशन लें। जब कोई टेक्निकल एजुकेशन को बच्चा ले लेता है तो उसको फिर जॉब का कोई इशू नहीं है, इंडस्ट्री में चला जाए, बाहर चला जाए, इस मुल्क में चला जाए। और इस सिलसिले में पंजाब गवर्नमेंट ने टेफ्टा को, अभी आपने देखा होगा इस बजट में 3 बिलियन रुपीस का फर्दर और बजट दिया है, ऑलरेडी अलॉट किया। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त टेक्निकल एजुकेशन में और ह्यूमन रिसोर्स में जो पिछली कई दहाइयों में कोई काम नहीं हुआ, इस वक्त इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए, टेक्निकल एजुकेशन दी जाए ताकि उनको रोज़गार का एक इशू ना हो। बड़ी अच्छी आपने बात की कि लोग FA, BA और MA कर लेते हैं, जो सिंपल डिग्रियां ले लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस से, उनका असल में प्रैक्टिकल फील्ड में फ़ायदा क्या निकलता है। टेक्निकल साइड पर अगर बात करें तो सर, जैसे आपने कहा कि बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है या वो इस तरह की अवेयरनेस रखते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन उनको किस तरह से हेल्प आउट कर सकेगी। तो क्या क्या कैटेगरीज हैं जहाँ पर आप मैट्रिक के बाद लेट्स से कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद आपका करियर जो है वो काफ़ी उसका काफ़ी स्कोप निकलेगा? सिमल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। अब टेफ्टा क्या कर रहा है? टेफ्टा इंडस्ट्री के साथ MOU साइन कर रहा है, उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। हम लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री को, इस सेक्टर को किस किस्म के लोग चाहिए, फिर उनके हम मशावरत से, उनकी कोलैबोरेशन से हम मिलके फिर उस किस्म के कोर्सेज
टेफ्टा में करवा रहे हैं, ताकि जिस तरह ही वो लोग को कोर्सेज करें उनको इमीडिएट प्लेसमेंट का कोई इशू ना हो, उनको इमीडिएट जॉब्स मिल जाएं। तो इसलिए इस वक्त जो फोकस है पूरा हमारा वो ये है कि हम वही कोर्सेज टेफ्टा में करवाएं जो इंडस्ट्री को इस वक्त ज़रूरत है। अच्छा, जो डिमांड है मार्केट जो में। डिमांड है, इसलिए फिर वही जो कैरिकुलम जो इंडस्ट्री के साथ मिल के हम वो कैरिकुलम बनाते हैं, उनको सेट करते हैं, उसी के मुताबिक उनको ट्रेनिंग देते हैं। फिर इमीडिएट जो लोग यहाँ से भी टेक्निकल ट्रेनिंग ले लेते हैं वो उनको प्लेसमेंट का कोई इशू नहीं होता, उनको जॉब का कोई इशू नहीं होता। तो इसलिए ये इस वक्त इस गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जो यूथ को डायरेक्शन देने के लिए, उनके रोज़गार के करने के लिए, ना सिर्फ इस मुल्क में। अभी को लास्ट ईयर मैं एक डेलीगेशन लेके कतर गया हुआ था, वहाँ के चैम्बर से हमारी ये बात हुई और उस चैम्बर ने कहा कि हमें 50,000 टेक्निकल लोग चाहिए, उसमें मेसन भी थे, इलेक्ट्रिशियन भी थे, मतलब एक आप यू नेम इट ऑफ एनी सेक्टर, टेक्निकल सेक्टर। तो अब हमारी वो बात उनसे बात चल रही है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि वहाँ भी वर्ल्ड कप होने जा रहा है और इन 5 सालों में उन्होंने $200 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने हैं। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारी लेबर जो जाए, सिंपल लेबर ना जाए, उसमें वैल्यू एडिशन करे, हुनर हो, बिल्कुल उसमें हुनर हो, वैल्यू एडिशन हो। मैं छोटी सी मिसाल दें, अगर आम लेबर जाती है तो वहाँ पे 2,000 उसको रियाल मिलते हैं। अगर वही बंदा कोई कारपेंटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, एयर कंडीशनिंग का काम जाता तो वो इट कैन मल्टीप्लाई हिज सैलरी। तो इसलिए हमारा इस फोकस है कि जो भी इस वक्त लेबर बाहर जाए वो ट्रेंड हो, उसको टेक्निकल एजुकेशन हो और ताकि वहाँ पे जाके अपनी वैल्यू एडिशन कर सके। अभी रिसेंटली मलेशिया के साथ भी हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा। तकरीबन 5,000 हमारी जो पास ग्रेजुएट्स हुए हैं जो हमारे टेफ्टा से, वो वहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या वो टेफ्टा के थ्रू ही जाते हैं या डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन होती है? मतलब टेफ्टा एक ब्रिज का किरदार अदा करती है? यस, बेसिकली इट्स ए ब्रिज, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर हम उन लोगों को करते हैं कि जिन्होंने टेफ्टा से पढ़ा होता है, टेक्निकल एजुकेशन ली होती है। अब टेफ्टा में कई किस्म के कोर्सेज चल रहे हैं, इसमें कुछ शॉर्ट कोर्सेज हैं, कुछ लॉन्ग कोर्सेज हैं। अब टर्की इसमें हमारी बहुत हेल्प कर रहा है। टीका उनका एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उनके डेलीगेशंस आते हैं, उनके मास्टर्स आ रहे हैं, उनके ट्रेनर आ रहे हैं जो हमारे यहाँ ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं, ताकि अगर ट्रेनर अच्छा नहीं होगा, ट्रेनर अगर पूरी डेडिकेशन से काम नहीं करेगा तो वो डिलीवर क्या करेगा। तो इस वक्त हमारा टर्की के साथ भी एक बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम चल रहा है जो डिफरेंट सेक्टर्स में उनके ट्रेनर आ रहे हैं जो हमारे ट्रेनर्स को यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं और फिर वो ट्रेनर फिर आगे हमारे टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, फिर वो आगे ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिलसिला है जो चल रहा है, प्रोसेस है। और देखें ना, अब कई दहाइयों से इसके ऊपर HR के ऊपर काम नहीं हुआ और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इनकलाब है। ये एक टेफ्टा टेक्निकल इंस्टीट्यूट जितने भी पंजाब थे, दे वर लाइक ए डेड हॉर्सेस, दे वर लाइक ए डेड हॉर्सेस। अब प्राइवेट सेक्टर के लोग आए हैं, जैसे इरफान शेख जो हैं चेयरमैन है टेफ्टा के, फिर आगे जो बोर्ड मेंबर्स हैं, ये मिल के बहुत काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप देखें, आज से 2 साल पहले सिर्फ साल में 80,000 के करीब स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते थे। CM ने कहा जी इसको डबल किया जाए। अब ना सिर्फ डबल किया है, अगले 2 सालों में ये जो है 8 लाख तक जो बच्चों को पर साल हम ट्रेनिंग देंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि हम पेरेंट्स को भी ख्याल रखना चाहिए, उन्हें भी सोचना चाहिए जो बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता उसको पुश करते हैं ज़बरदस्ती हम BA MA करवा के और पेरेंट्स बेचारे अपना पेट काट के उसको BBA करा रहे हैं, MBA करा रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी बजाय बेसिक एजुकेशन के बाद, मैट्रिक के बाद उनको इन इंस्टीट्यूशन में भिजवाएं, वो टेक्निकल ट्रेनिंग लें और हर किस्म के कोर्सेज़ हैं, इसमें दर्जनों ऐसे कोर्सेज़ हैं जो हमने के इनसे मिलके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से और इंडस्ट्री सेक्टर से मिलके हमने डेवलप किए हैं, वो लें और जॉब का कोई इशू नहीं है। इंडस्ट्री में हम लोग हैं, हमें हमेशा टेक्निकल स्टाफ की शॉर्टेज रहती है, ज़रूरत रहती है। तो इस अच्छा महमूद साहब, अभी ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की आ रही है? क्योंकि आप लोग अगर इलेक्ट्रिशियन है तो उसका कोर्स भी करा रहे हैं, आप जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो कारपेंटिंग है, वो मोबाइल रिपेयरिंग है, वो UPS बिल्डिंग है, मतलब छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ सिखाई जा रही है। बिल्कुल। सो उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? सबसे ज़्यादा लोगों का रुझान किस तरफ? मुख्तलिफ सेक्टर्स की ना मुख्तलिफ डिमांड होती है। लोगों का रुझान किस तरफ? होटल में बड़ी डिमांड है।
अब हमारे जो जो टर्की के कोलैबोरेशन से हम होटल्स की वो चला रहे हैं। तो मतलब डिमांड, अब ड्राइवर्स की बड़ी डिमांड है। पंजाब पुलिस से मिलके उनको ट्रेन किया जा रहा है, जिस दिन वो ट्रेनिंग लेते हैं उसी दिन सबको जॉब मिल जाती है। तो यू नेम इट, और हर किस्म के कोर्सेज हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा उसमें गैप है। हम फर्दर इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम सेक्टर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, इसमें मैक्सिमम सेक्टर्स इन्वॉल्व हो। तो मतलब ये तो अब जिस तरह में इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, और इसमें फर्दर डेवलपमेंट भी हो रही है, नए कोर्सेज भी आ रहे हैं, करिकुलम भी चेंज हो रहा है। ट्रेनिंग कौन सी है अभी जो चल रही है? उसमें ज़्यादातर मैकेनिकल कोर्सेज होते हैं जो साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। फिर हमने एक और चीज़ शुरू की है, हम मुख्तलिफ सेक्टर इंडस्ट्री के लोगों को कहते हैं अगर वो भी अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जैसे वो रॉ हैंड लेते हैं, हम उनका भी ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया हुआ है। उसके भी शॉर्ट कोर्सेज हैं, कुछ लॉन्ग कोर्सेज हैं। ज़्यादातर जो मैकेनिकल कोर्सेज हैं ना, वो ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के होते हैं। इसलिए अब पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया है कि कुछ इसको इमीडिएट शॉर्ट कोर्सेज किए जाएँ, कुछ मीडियम लॉन्ग कोर्सेज, कुछ लॉन्ग कोर्सेज किए जाएँ। तो वो डिपेंड करता है किस पोजीशन का, बच्चे की क्या पोजीशन चल रही है, वो कहाँ जाना चाहता है, क्या करना चाहता है। फिर दूसरा एक और बहुत बड़ी बात थी कि जितने भी बाहर इंटरनेशनल मार्केट में है ना, वो वेरिफिकेशन मांगते हैं, वो सर्टिफिकेशन मांगते हैं। यहाँ से हमारा जो एक पुराना कॉन्सेप्ट था, वो बच्चे का और उस्ताद का जो मारे खा खा के ट्रेंड होता था, वो तो ट्रेंड तो हो गया, अब वो बाहर चला गया, वो प्रूव कैसे करेगा कि ही इज़ ए कॉम्पिटेंट। वो भी टेफ्टा ने इस किस्म के यहाँ पे वो टेस्ट शुरू किए हैं। वो बस बाहर से लोग आते हैं, उनके वो शॉर्ट कोर्सेज हैं, उनका एप्टीट्यूड देखा जाता है, उनकी चीज़ें देखी जाती हैं, फिर उनके बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। और वो सर्टिफिकेट लेके जब वो बाहर जाते हैं, फिर इस तरह उनकी जो है ना सैलरीज और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसके जो बेनिफिट। बिल्कुल सही। और वो फिर जब आपकी वेरिफिकेशन आपके पास होती है तो फिर आपको किसी तरह से अपने टैलेंट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट जो है वो आपको दिया जाता है। दिस इज़ वेरी गुड। हम यंग जनरेशन को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं और उनको रोज़गार के मौके भी फराहम कर रहे हैं। सो कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं और फिर इसका दायरा कार बढ़ाने के बारे में क्या सोचा जा रहा है? अभी ये लाहौर में है और कहाँ पर है, और क्या क्या प्लानिंग की जा रही है कि कहीं देही इलाकों के लोगों को भी कैटर किया जाए और वो भी इस चीज़ से इस्तेफादा कर सके? इस पर हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। टेफ्टा की हम बात कर रहे थे। महमूद साहब, क्या सिर्फ ये लाहौर में है या ऑल ओवर इसकी ब्रांचेस मौजूद हैं? नहीं सिमल, ये पूरे पंजाब में इनकी ब्रांचेस हैं। तकरीबन कुछ 400 के करीब टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं पूरे पंजाब में। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा इदारा है। और उसका हेड ऑफिस जो है वो हेड ऑफिस लाहौर में है, लेकिन ये 400 स्कूल हैं तकरीबन पूरे पंजाब में, और पूरे पंजाब के जो लोगों को ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए सर्व कर रहा है। और अब लोगों का रुझान भी आ रहा है, जैसे जैसे लोगों को इंडस्ट्री में जॉब्स मिल रही हैं। अब हमने देखा है कि पेरेंट्स का भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, स्टूडेंट्स का भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है, और जो कि आज तक नहीं दिया गया था। तो इसलिए मैं आपको पहले भी कहा था, ये अब जो डेड हॉर्स था ये जिंदा हो गया, और लोगों को भी अवेयरनेस हो गई है कि लोगों को सिंपल BA MA करवाने की बजाय उनको टेक्निकल एजुकेशन। वही बात आ जाती है ना कि अगर आपके हाथ में डिग्री है तो कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर आपके हाथ में कोई हुनर और टेक्निकल हुनर है तो रोजगार का कोई मसला नहीं, भूखे नहीं। आप जंगल में चले जाएंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं जॉब जरूर मिल जाएगी आपको। बिल्कुल सही। आप अपना सेल्फ सर्वाइवल जो है वो बड़े आराम से कर सकेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा सर, दूसरा आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं LCCI के, तो चैम्बर की नुमाइंदगी भी करते हैं और ताजरों के मसाइल के हवाले से भी बात करते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं जो ताजरों के प्रॉब्लम्स हैं? देखिए जी, मसाइल तो बहुत ज़्यादा है मैं समझता हूँ ताजरों के, और हुकूमत को इमीडिएट कुछ इशू पे गवर्नमेंट एड्रेस कर भी रही है। जैसे इंडस्ट्री को 24 घंटे की लाइट मिल रही है, गैस मिल रही है, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा इशू है टैक्स रिफॉर्म्स का। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हुकूमत की अर्निंग होती है टैक्स कलेक्शन से। अगर वो 1000 रुपये अर्निंग करती है और 1500 रुपये उसका खर्चा है, तो 1000 तो उसको टैक्स कलेक्शन में मिल जाता है। 500 रुपये के लिए फिर वो वर्ल्ड बैंक के पास जाती है, बाहर की एजेंसियों के पास जाती है, ताकि उसके डेवलपमेंट के काम हो सके। हम लोग ये समझते हैं अगर ये गवर्नमेंट प्रॉपर अच्छी स्टेक होल्डर के साथ मिलके अगर टैक्स रिफॉर्म ले आती है, तो जो 1000 रुपये की अर्निंग है वो 3000 रुपये की अर्निंग हो सकती है।
फिर जो हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं बढ़ाए जा सकते हैं ना, डेफिनेटली मतलब फिर आपके पास नंबर्स बढ़ाए जा सकते हैं। आपके पास इतना कुशन होगा कि जो डेवलपमेंट आप डबल कर सकते हो, आप एजुकेशन के ऊपर खर्च कर सकते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च कर सकते हैं, आप बेशुमार उन चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं। अगर आपकी कलेक्शन ही नहीं ठीक हो रही, अगर आपको कलेक्शन ही नहीं हो रहा, आप कितना अच्छा बजट भी ले आएँ, जितने भी आप रिफॉर्म्स कर लें, जब तक आपकी अर्निंग नहीं बढ़ेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की या पंजाब की, तो उस वक्त तक आपका तो एक लिमिटेड क्वेश्चन होगा, आपके पास लिमिटेड आपको अमाउंट ऑफ फंड होगा, उसी में आपने डेवलपमेंट भी करनी है, डेट सर्विसिंग भी करनी है, डेवलपमेंट भी करनी है, पेंशन भी देनी है लोगों को सब कुछ करना है। बिल्कुल सही। अगर वही आपका इंक्रीज नहीं होगा, इसलिए हम डे वन से इनको कह रहे हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स लेके आएँ, ताकि आपकी जो कलेक्शन है, जो आपकी आमदनी है, उसका जरिया किसी तरीके से बढ़ना चाहिए। और लेकिन ताजर बरादरी हुकूमत अगर अपने टैक्स पेयर्स के नंबर्स नहीं बढ़ा रही है और उस तरह से टैक्स रिफॉर्म्स नहीं ला पा रही है कि टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ाई जाए ताकि रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा, उसी तरह से ताजरों के साइड पे भी बहुत सी रिजर्वेशंस हैं जो अपने आप को टैक्स फाइल कराना नहीं चाहते हैं, फाइल रजिस्टर नहीं कराना चाहते हैं। पूरी दुनिया में किसी आप डेवलप कंट्री में चले जाएं, यूरोप, अमेरिका, कहीं कोई भी बंदा खुशी से टैक्स नहीं देना चाहता। वो एक सिस्टम होते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली लोग उस टैक्स में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी टैक्स लेने में टोटली नाकाम हो गई है। पूरी दुनिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस ख़त्म होते जा रहे हैं, यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? और इनडायरेक्ट टैक्स भी ज्यादा आवाम के ऊपर जा रहे होते हैं, जाहिर है सारा महंगाई का गम पेट्रोल लेते हैं, कोई दुनिया की चीज़ लेते हैं, बिजली को चलाता है, फलाना चलता है, सब लोग दे आर ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम कहते हैं इस टैक्स के बेस को ब्रॉडन करो और मैक्सिमम लोगों को इस नेट में लेके आए और इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म किया जाए। इससे पॉवर्टी भी कम होएगी, महंगाई भी कम होएगी और बाकी चीज़ें भी होगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी गवर्नमेंट शायद ब्यूरोक्रेसी के हाथों में खेल रही है और ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती। हम लोग ये समझते हैं कि टैक्स नेट बढ़े। यहाँ पे मैं सिंपल ताजर बरादरी को भी एक करना चाहता हूँ, एडवाइस करना चाह रहा हूँ कि ये माशियात का एक असूल है कि जब तक हम छुप के काम करते रहेंगे ना, टैक्स नेट में नहीं आएंगे, अंडरग्राउंड रह के काम करेंगे, तो मुझे लगता है ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। नो, एक वो तो होते ही होते टैक्स बचा के, वो तो डेफिनेट होते हैं। इस हद तक तो आप अपने आप को लेके आ सकते हैं, उसके ऊपर फिर अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमने अपने आप को ग्रो करना है, आगे लेके जाना है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो हमें फिर टैक्स नेट में आना चाहिए और हमें टैक्स पे करना चाहिए। खास हद तक तो आप ग्रो कर जाते हैं, उसके बाद फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अभी आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात की, तो फिर डायरेक्ट टैक्सेशन में जो विदहोल्डिंग टैक्स लगाया था, ये जो बैंकों में बैंक ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगाया था, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ताजिरों ने तो इसका बहुत कंडेम किया। ये काला कानून है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत। वही मेरी बात दोबारा कि वो उनको टैक्स चाहिए, अब वो किसी ना किसी तरीके से टैक्स लेना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी ने कहा जी ट्रांजैक्शन पे लगा दे। अब क्या हो गया? उस ट्रांजैक्शन में ताजिरों के साथ साथ वो आम आदमी भी पिसता है जिसने अपनी बैंक की ट्रांजैक्शन कर लिया और दो-दो तीन पिस रहे हैं। अब देखें बैंक में आप चले जाए, बैंक खाली पड़े हुए क्योंकि लोगों ने ट्रांजैक्शन रोक दी है। लोगों ने अब हुंडी का काम, देखें बिजनेसमैन को बिजनेस करने से आप नहीं रोक सकते, बिल्कुल। उन्होंने कोई ना कोई वे आउट अपना निकाल लेना है और उन्होंने कुछ ने निकाल लिया, कुछ निकाल रहे हैं। अल्टीमेट नुकसान किसका होगा? बैंक्स का नुकसान होगा, हुकूमत पाकिस्तान का नुकसान होगा। तो देखें ये मैं समझता हूँ तो इमीडिएट विड्रॉ करना चाहिए। सॉरी, रोज़े की वजह से गला मेरा खुश्क हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात। तो इसलिए इमीडिएट इसको विड्रॉ करना चाहिए और ये काला कानून है। ताजर बरादरी को भी चाहिए कि वो टैक्स नेट में आए ताकि वो भी मुल्क की डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डाल सकें। और फिर इस पर मैं हुकूमत को भी कहना चाहूँगी कि उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। वो ताजरों को कॉन्फिडेंस देगी तो वो खुद ब खुद अपनी टैक्स फाइल जो है वो करना शुरू कर देंगे। और एक और चीज़, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है फाइल जो है वो टैक्स फाइल करने का कि आपको एक वकील के बगैर वो समझ नहीं आ सकता। मेरे ख्याल से इसको आसान बनाना चाहिए ताकि आम आदमी जो है वो खुद बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले। यही तो हमारी डिमांड है। और इनके लिए देखें ना, एनर्जी क्राइसिस है, मानते हैं बिजली के कारखाने बनने में, चीज़ें आने में, गैस का टर्मिनल बनने में 2 साल लग जाएं, 3 साल लग जाएं, पर टैक्स रिफॉर्म्स कहाँ से इंपोर्ट करना है? टैक्स रिफॉर्म आप बैठे विद इन आवर आप इसको कर सकते हैं।
और आपकी इनकम जो है गवर्नमेंट की कहाँ से कहाँ जा सकती है। अब गवर्नमेंट ने 2600 बिलियन रुपीस से अब 3100 बिलियन रुपीस का टारगेट किया। मैं कहता हूँ ये भी काम है, ये डबल हो सकता है। आप टैक्स रिफॉर्म्स लेके आए, स्टेक होल्डर के साथ बैठें, उनसे मुशावरत करें, इस सिस्टम को आसान बनाएं जिस तरह टर्की ने किया। बेशुमार दुनिया में मिसालें हैं, लेकिन मैं जिस तरह पहले आपसे अर्ज किया था कि ये चाहती नहीं ब्यूरोक्रेसी कि इस मुल्क को टैक्स मिले और ये मुल्क जो है ना इनसे आज़ाद हो। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो हमने टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर ली। लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में ताजरों को और किन किन चीज़ों का मसला है? फॉर एग्जांपल आजकल एक आवाज़ बहुत बुलंद होती है, पार्किंग प्लाजाज नहीं है। मतलब आप अंदरून साइड पर चले जाएं या आप बड़ी बड़ी मार्केट्स में चले जाएं, वहाँ पर पार्किंग के मसले जो है, शालमी की मिसाल बहुत बड़ी है कि वहाँ पर पार्किंग का मसला है और फिर ताजरों की जो कारोबार है वो उस तरह से नहीं चल सकता। इसमें हुकूमत के लिए क्या बात? पार्किंग से पहले मैं एक और छोटे से इशू की बात करना चाह रहा हूँ। जो माल रोड पे आए दिन जलसे जुलूस होते रहते हैं, वो मेरा अगला टॉपिक था और मैं उस पे आने वाली थी। चलिए आप बात करना चाह रहे हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें। जलसे जुलूस होते रहते हैं, मतलब आगे जो आप आधा शहर जो मेन आर्टरीज लाहौर की हैं, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ऑरेंज ट्रेन का काम हो रहा है, पहले लाहौर की ट्रैफिक जो ना काफ़ी अंडर प्रेशर में है। और आए दिन अब एक फैशन बन गया है, जो 10 लोग उठते हैं वो आके माल रोड को ब्लॉक कर लेते हैं। वो सिर्फ माल रोड ब्लॉक नहीं होता, वो पूरा शहर आपका चौक हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग इस किस्म के जो एजिटेशन करते हैं कि इनको कोई लोगों का ख्याल रखें, बिज़नेस कम्युनिटी का ख्याल रखें, इन लाहौरियों के ऊपर मेहरबानी करें कि पूरा शहर आप लोगों से तंग है। अब ये धरना की बात सुनने जा रहे हैं, एक पार्टी, वो पता नहीं मजहबी पार्टी है या रिलीजियस पार्टी है, मुझे नहीं पता ना। एक तो मैं खैर पॉलिटिकल उसमें नहीं कहना चाहता, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि ना सिर्फ पूरा ताजर बरादरी डिस्टर्ब है, पूरा लाहौर के शहरी इससे तंग आए हुए हैं। अब गर्मियों का दिन है, एक्सट्रीम वेदर है, ऊपर से रमज़ान है, और फिर किस किस्म के लोगों का इसके बारे में रिएक्शन होता है। मेरी तो सजेशन है आपके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि 10 साल के लिए असम्बली से बिल पास करवाएं, उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दें कि 10 साल के लिए तमाम जलसे जुलूस धरने शरनों को टोटली बैन कर दिया जाए। अच्छा, लेकिन महमूद साहब, जमहूरी हक है ना, लोगों के साथ ज्यादती तो होती है। मेरा भी तो हक बनता है ना, जमहूरियत का हक है। मैं आई टोटली एग्री विद यू। इलेक्शन से 2 महीने पहले बैन को लिफ्ट करें, लोग अपने जलसे जुलूस निकालें। जब एक गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती है उसको कुछ अरसा तो दें काम करने के लिए। अच्छा, पूरी दुनिया में जो तरीक़ेकार राइज है हम वो भी कर सकते हैं कि आप एक जगह मुख्तस कर दें। जैसे अभी पिछले दिनों डीसीओ साहब की जानिब से नासिर बाग मुख्तस कर दिया गया कि वहाँ अगर आप प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं तो आपको पानी भी दिया जाएगा, आपके लिए बैठने के इंतजाम भी होंगे, वहाँ जाएँ, आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं, मीडिया भी वहाँ पर होगा और उसके बाद आप अपने घरों को चले जाएँ। लेकिन पूरी रोड्स ब्लॉक कर देना, शहरियों को तंग करना, ये बहुत जुल्म है। ज़्यादती नहीं, जुल्म। आप देखें, हम मलेशिया की नाम लेते हैं, हम टर्की की मिसाल देते हैं, हम सिंगापुर की मिसाल देते हैं। देखिए वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म किस्म की गवर्नमेंट्स आई हैं और उन्होंने, किसी ने 20 साल, किसी ने 25 साल वहाँ पे किया। जब तक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं होगी, ये चीज़ें इस तरह की नहीं चलेंगी, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मेरा कहने का जो मकसद था कि 10 साल के लिए जो है इनको बैन किया जाए। इलेक्शन हो, इलेक्शन से 2 महीने पहले लोगों को पूरा हक होना चाहिए कि वो पब्लिक के पास जाएं, अपना एजेंडा पेश करें, अपने जो एम्स हैं, जो उनको करना चाहते हैं वो करें। पर इधर हुकूमत बनती है, 6 महीने के बाद उसको गिराने के लिए हम कोशिश शुरू कर देते हैं। हम किस तरह आगे जाएंगे, हम किस तरह एशियन टाइगर बनेंगे जब तक मुल्क सियासी तौर पे स्टेबल नहीं होगा और माशी तौर पे स्टेबल हो ही नहीं सकता। कोई जितना मर्जी कोई काम कर ले, बिल्कुल सही। अच्छा, हम माशी तौर पर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? आप इंडस्ट्रियल साइड एक जो कोलैबोरेशन है उसकी भी रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, और उसको भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमारे पास इंडस्ट्री में क्या क्या मसाइल हैं और इंडस्ट्री किस तरह मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर रही है इन हालात में, जब बिजली की भी लोड शेडिंग है, जब गैस भी लिमिटेड मिल रही है, GSP प्लस का स्टेटस है, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारी सिचुएशन ये है कि हम उसको अवेल नहीं कर सकते। इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। महमूद साहब, हम बात कर रहे थे ताजरों के मसाइल के हवाले से और चैम्बर उसमें क्या किरदार अदा करता है। फॉर एग्जांपल पार्किंग का मसला शहर लाहौर में बहुत ज़्यादा है ताजरों को, तो चैम्बर क्या रोल प्ले कर रहा है उसमें? इसमें कोई शक नहीं, पार्किंग के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। जितने भी हमारी होलसेल मार्केट्स हैं, रिटेल मार्केट्स हैं,
और ये ताजरों के बहुत पुराने इश्यूज़ हैं। कई मरतबा हुकूमत पंजाब से इस सिलसिले में हमने बात भी की है। अब ये कई 2000 प्रोजेक्ट्स हैं जो लेके चल रहे हैं। हुकूमत पंजाब को हमने कुछ प्रपोजल्स भी दिए हैं, जैसे शालमी का है, रंगमल का है, फिर बदामी बाग में बहुत बड़ा इशू है पार्किंग का जी। तो ये हमारी हुकूमत के साथ बात चल रही है। देखें, हमारी भी कोशिश है कि पार्किंग प्लाजाज बन जाए वहाँ पे, लेकिन अभी कुछ आपस में कुछ हमने प्रपोज़ल दी थी बदामी बाग वालों ने, लेकिन अभी तक वो अप्रूव नहीं हो सके। जिस तरह ही उसमें कोई पेशरफ्त होगी, कुछ होगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला, लेकिन पार्किंग प्लाजाज बनने चाहिए। बदकिस्मती है, हम कमर्शियल बिल्डिंग तो बना लेते हैं और 5 गाड़ियों की वहाँ पार्किंग रहती है, 100 वहाँ की पार्किंग होनी चाहिए, और जो 5 गाड़ियों की हम पार्किंग रखते हैं उनको भी हम अल्टीमेट तो फिर ऐसी बिल्डिंग्स और कमर्शियल प्लाजों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना, जो इंटरनेशनल एसओपी को पूरा नहीं करते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, मैं इससे मुत्तफिक करता हूँ। और मेन वजह ही यही है कि हम कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, मार्केट्स को एक्सपेंड करते जा रहे हैं, ये नहीं देखते कि हम जो अपनी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे, हमारे जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो अपनी गाड़ियाँ कहाँ पे खड़ी करेंगे। ये बड़ी बदकिस्मती है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देखें, मैं ये समझता हूँ कि लाहौर इस पूरे रीजन में वन ऑफ द बेस्ट एंड क्लीनेस्ट सिटी है, लेकिन कुछ अभी भी जगहों पे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। जिस तरह आप पार्किंग की बात कर रही हैं कि जो मार्केट्स हैं वहाँ प्रॉपर पार्किंग बननी चाहिए, और जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनको उस वक्त अलाउ नहीं करना चाहिए जब तक उनकी अपनी पार्किंग एरियाज़ वो नहीं रखते हैं। तो इस पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम होने वाला। जहाँ तक आपने बिजनेसमैन की या बिज़नेस कम्युनिटी के इश्यूज़ की बात की, इश्यूज़ मेन जो इस वक्त हमें हैं वो टैक्स रिफॉर्म्स का है। किसी तरीके से हुकूमत टैक्स रिफॉर्म्स ले है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट मैं समझता हूँ पॉजिटिव काम भी कर रही है। जिस तरह मार्कअप का रेट आज तक इतना कभी कम नहीं हुआ, 5.75 के ऊपर आ गया है। इंडस्ट्री को एनर्जी 24 घंटे मिल रही है। ठीक है, इस वक्त जो है रमज़ान की वजह से कुछ लोड शेडिंग इंडस्ट्री पे भी हो रही है। फिर एक्सपोर्ट के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए हैं, उसके ऊपर मार्कअप कम कर दिया। फिर ऐसी इंडस्ट्री जो इस वक्त सिक हो रही है, उनकी जो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं उसके ऊपर उन्होंने सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिए हैं। देखिए, ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो अच्छे हैं, हमें गवर्नमेंट को अच्छा कहना भी चाहिए। हम हर वक्त बुरा कहते रहते हैं। कुछ इश्यूज हैं, तनकीद नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन सर खराबियाँ तो मौजूद हैं ना, फिर उनको भी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, टाइम कम ना रह जाए, मैं इंडस्ट्रियल साइड पर ज़रूर आना चाहूँगी कि इंडस्ट्री जो है वो मुल्की मईशत में, ख़ासतौर पर अगर हम लाहौर की इंडस्ट्री की बात करें, और आप कतारबंद रोड पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, सो किस तरह से ये ओवरऑल इफ़ेक्ट करती है आपकी इकॉनमी को? देखें जी, इंडस्ट्री चलेगा, इकोनॉमी होगी तो मुल्क चलेगा। पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग होगा, मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, मुल्क की इंडस्ट्री चलेगी। पिछले 20-25 सालों में जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं, सिंबल मैं समझता हूँ वो जिहाद कर रहे थे। उन्होंने जिस क्राइसिस में 16-16 घंटे 18-18 घंटे की लोड शेडिंग में भी लोगों ने बिजनेस किया है, बैंकों के मार्कअप पे किए हैं, सैलरी पे किए हैं, बिजली के बिल पे किए हैं। अब 99% मैं समझता नहीं आ रही होती थी, जो एक दिन की हमारी प्रोडक्शन थी वो एक महीने भी नहीं हो पाती थी। उसके बावजूद इंडस्ट्री ने सरवाइव किया। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जिहाद है जो इंडस्ट्री ने किया। इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है कि अगर आपको कोई टारगेट दिया गया है और इस तरह क्राइसिस और रिसोर्सेज की कमी है और आप वो पूरा नहीं कर पाते हैं टाइम पर, तो क्या आपकी क्रेडिबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है? डेफिनेट सिंबल, नेचुरली। अब जैसे धरनों की बात होती है, धरने में तो चलो लाहौर वाले डिस्टर्ब हुए, 2-4-5 घंटों के लिए मैं फंस गया, लेकिन जो उसका इम्प्रेशन, इमेज जो मीडिया पूरी दुनिया में बाहर जाता है, वो समझते हैं कि मुल्क अभी उस क्राइसिस से निकला ही नहीं है। तो वो जो इमेज है ना, वो उससे ज़्यादा बड़ा डैमेज कर रहा होता है। जो 1-2 दिन के लिए मेरी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, मैं तंग होता हूँ, वो इतने बड़े क्राइसिस नहीं है। जो मीडिया फिर जो उसको पूरी दुनिया में लेके चलता है। इसी तरह हमारे एनर्जी के क्राइसिस से जितनी बड़ी कंपनी सी क्यों बांग्लादेश चलेगी, हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, हमारी प्रोडक्ट बिकती हैं, सब कुछ है, सिर्फ इसलिए कि उनका कॉन्फिडेंस हम पे नहीं रहा था कि ये टाइम भी हमें डिलीवर नहीं कर सकेंगे। एक प्रोडक्ट का एक मार्केट में एक वक्त में आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनका ख्याल था कि शायद हम इस प्रोडक्ट को टाइमली नहीं डिलीवर कर सकेंगे, इसलिए वो दूसरे मुल्कों में मूव कर गए। अब आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि हमारा अपना इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है। लोग एक्सपेंशन में जा रहे हैं, नए यूनिट्स लगा रहे हैं।
इसलिए इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि इमीडिएट इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाए। देखें, कायद आज़म सुंदर के बाद 60 साल के बाद ये सुंदर स्टेट बना कि 40-50 सालों में कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं होना, कितनी बदकिस्मती है। हुकूमत को चाहिए, हुकूमत पंजाब को चाहिए। लेकिन अब जैसे जोन बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाए जा रहे हैं, तो ये तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ना, ये तो चीज़ें पर पिछले 40 साल में इस पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अब डेफिनेटली बनने जा रहे हैं और पाई इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। वहाँ भी जो चेयरमैन है प्राइवेट सेक्टर से आए हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, आप स्टेट्स बनाएं, फिर जो हैज़र्ड जहाँ पे इंडस्ट्री कैसे लगती है, बड़ी बदकिस्मती है कि जहाँ पे जिसको जो जगह मिलती थी वहाँ पे वो इंडस्ट्री लगा लेता था। पूरी और कोई SOP पूरे नहीं किए जाते थे, पूरी दुनिया में इस किस्म का नहीं है। अब आप देखें पूरे लाहौर के सराउंडिंग में इंडस्ट्री है, अब ना उसको आप बंद कर सकते हैं। बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। सही, लेकिन इसका हल ये था कि आपको इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने चाहिए ताकि लोग इंडस्ट्री को वहाँ जा सकें। लेकिन अब जो हो चुका उसको आपको सिस्टमाइज करने की जरूरत है। टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच महमूद साहब, गुड लक फॉर ऑल दीज 3 थिंग्स और आई रियली होप कि आप मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क की खुशहाली अपना किरदार अदा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।